हेलो दोस्तों, मैं आपके दोस्त लेकर आई हूँ फिर एक नई कहानी जो कि एक सच्चे घटना पर आधारित है। उस दिन जून 2020 की 6 तारीख थी। सुबह होने पर प्रियंका की आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। पिंकी ने उर्फ प्रियंका ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को मलते हुए जमाए लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद साई सी बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति नंदन वहाँ नहीं था। शायद आज जल्दी उठ गया, बाहर होगा सोचकर वह बेड से उठी और पैरों में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। नंदन नायलॉन की रस्सी से मुख्य द्वार की लोहे की चौखट से लटका था। यह देख पिंकी के मुख से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो सब अपने अपने कयास लगाने लगे। नंदन रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ ही रहता था। यह मामला सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के बिचपई गांव का था। किसी ने सुबह 8 बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर नीलेश मिश्रा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। नंदन की उम्र 34-35 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे नंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई नंदन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ घुमड़ रही थी। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ ही जाएगी। उन्होंने सिर को झटका और सोचा कि भंवर से बाहर निकल आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक नंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो नंदन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो नंदन को इस हालत में चौखट से लटकते हुए पाया। इंस्पेक्टर मिश्रा ने उससे और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला वह नंदन के साथ जिस मकान में रह रही थी वह पिंकी के पिता परमेश्वर भारती का था। वह खुद बीजपुर में रहते हैं। पिंकी और नंदन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के साथ पास रह रहे थे। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई नहीं रहता था। नंदन बिचपई से 25 किलोमीटर दूर मदनिया गांव का निवासी था जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाने को दी गई। वहां से यह खबर नंदन के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद नंदन का भाई अपने गांव से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी जिसमें उसने नंदन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रियंका, ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा चौहान पर लगाया था। भाई ने तहरीर में कृष्णा से पिंकी के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर मिश्रा चौंके। उनके मन का संदेह सच होता दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही नंदन की आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर पिंकी भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर मिश्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें नंदन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने नंदन के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर पिंकी, कृष्णा चौहान, परमेश्वर भारती, चमेली और पिंटू के खिलाफ भांडुवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर मिश्रा ने केस की जांच शुरू करते हुए कृष्णा चौहान उर्फ किशन के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। बिचपई में वह पिंकी के घर के पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि कृष्णा का पिंकी के घर काफ़ी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। पिंकी और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उससे भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन उर्फ कृष्णा की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। 11 जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज के रोडवेज बस स्टैंड से किशन और प्रियंका को गिरफ्तार कर दिया। भेद खुल जाने की आशंका से प्रियंका किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई। कोतवाली लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने नंदन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के थाना कर्मा क्षेत्र के मदनिया गांव में शंकर भारती रहते थे। वह रेलवे में थे। उनके परिवार में पत्नी कबूतरी के अलावा एक बेटी राजकुमारी और 2 बेटे चंद्रशेखर व नंदन थे। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी का विवाह समय रहते कर दिया था। बेटों में चंद्रशेखर बड़ा था। वह किसी के यहाँ कार ड्राइवर की नौकरी करता था। सबसे छोटे नंदन ने बीए तक पढ़ाई की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2002 में शंकर भारती की मृत्यु हो गई। मृतक आश्रित कोटे में नौकरी की बात आई तो आपसी सहमति से नंदन का नाम दिया गया।
2004 में नंदन रेलवे में भर्ती हो गया। वर्तमान में वह चुर्क में बतौर कैबिन मैन कार्यरत था। रेलवे में नौकरी लगते ही नंदन के रिश्ते आने लगे। एनटीपीसी में इंजीनियर परमेश्वर भारती बीजपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी चमेली और एक बेटी पिंकी उर्फ प्रियंका व 2 बेटे थे, पिंटू और रिंकू। पिंकी सबसे बड़ी थी, उसने बीए कर रखा था। परमेश्वर को नंदन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल की। उस समय कर्मा थाने के जो इंस्पेक्टर थे वह परमेश्वर के रिश्तेदार थे। परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने पता करके परमेश्वर को बताया कि लड़का बहुत अच्छा और सीधा साधा है, उसमें कोई ऐप भी नहीं है, सरकारी नौकरी में है। फिर रिश्ता तय हुआ और 2005 में नंदन और पिंकी का विवाह हो गया। पिंकी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वह अच्छे खाते पीते परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो वहाँ का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के बाद पिंकी नंदन से जिद करने लगी कि वह बिचपई में रहे। बिचपई में पिंकी के पिता का एक मकान खाली पड़ा था। पिंकी ने उसमें नंदन के साथ रहने की बात अपने पिता परमेश्वर से कर ली थी। आए दिन पिंकी नंदन से बिचपई चल कर रहने की जिद करती। नंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए पिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता था। अपनी बात ना मानते देख पिंकी बीबियों वाले हथकंडे अपनाने लगी। उससे नाराज होकर बोलना बंद कर देती, खाना नहीं खाती थी। इस पर नंदन समझाता तो उसकी बात सुनती तक नहीं थी। आखिर नंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह पिंकी के साथ बिचपई में अपने ससुर परमेश्वर के मकान में रहने लगा। कालांतर में प्रियंका 2 बेटों अमन और नमन की मां बनी। स्कूल जाने लायक तो प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर स्कूल जाने के लायक होते ही प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर के पास भेज दिया। नंदन कभी कभी शराब पी लेता था। पीने पर पिंकी कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पिंकी भी नंदन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह ज़्यादातर मायके का ही गुणगान करती रहती थी। नंदन अपने घर वालों से बात करता या उनकी तारीफ करने लगता तो पिंकी के तन बदन में आग लग जाती थी। पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण नंदन ज़्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा जरूर होना था। किशन उर्फ कृष्णा चौहान फुलाई तरवा आजमगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता रामत चौहान ने 2 शादियां की थी। रामत चौहान पहली पत्नी और उसकी 2 बेटियों के साथ आजमगढ़ में रह रहा था। किशन उसकी दूसरी पत्नी रमा का बेटा था। कृष्णा अपनी मां के साथ 1.5 साल से पिंकी के घर के पड़ोस में किराए पर रह रहा था। वह अपराधी प्रवृत्ति का था। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में उस पर 2019 में धारा 457, 380, 411 के तहत मुकदमा भी दर्ज था। 29 साल का किशन अविवाहित था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नज़र पिंकी पर गई तो उसकी खूबसूरती देखकर किशन उसकी ओर आकर्षित हो गया। नंदन ड्यूटी पर रहता था। प्रियंका घर में अकेली होती थी। पड़ोसी होने के नाते पिंकी और किशन एक दूसरे को जानते थे, पर अभी तक बात नहीं हुई थी। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती तो जल्दी नहीं हटती थी। एक दिन किशन सुबह सुबह पिंकी के घर पहुंच गया। हमेशा की तरह पिंकी उस समय भी अकेली थी। दरवाज़ा खटखटाने पर पिंकी ने दरवाज़ा खोला तो किशन को खड़े पाया और मुँह से निकला, अरे आप? जी, मैं आपका पड़ोसी किशन। जानती हूँ आपको, बताने की जरूरत नहीं, पिंकी ने मुस्कुरा कर कहा। अरे अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? औपचारिकतावश पिंकी ने कहा तो किशन बोला, चाय बनाने जा रहा था तो देखा चीनी नहीं है, अभी दुकानें भी नहीं खुली हैं। फिर सोचा पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए आपके पास चला आया। इस बहाने आपसे परिचय भी हो जाएगा। अच्छा किया, अब मैं खुद आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ, उसके बाद आप चीनी भी ले जाइएगा। कहकर पिंकी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और खुद चाय बनाने किचन में चली गई। किशन जिस जगह कुर्सी पर बैठा था ठीक उसी के सामने किचन थी। किशन चाय बनाती पिंकी को पीछे से तार रहा था। पिंकी के शरीर की बेहतरीन बनावट उसकी आंखों में प्यास जगा रही थी। इसी बीच पिंकी ने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। एकाएक दोनों की आंखें मिली तो होंठ खिल उठे। चाय कप ट्रे में रखकर पिंकी किचन से बाहर आई और ट्रे मेज पर रखकर किशन को चाय देते हुए पूछा, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ रहने आए हैं, इससे पहले कहाँ रहते थे? भाभी, मैं पहले आजमगढ़ में रहता था, वहाँ मेरे पिता रहते हैं, यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। फिर चाय का घूंट भरते हुए किशन पिंकी की तारीफ़ करते हुए बोला, वाह, आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। तारीफ़ सुनकर पिंकी खुशी से बोली। चाय पीते पीते उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी ली। पिंकी को किशन से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बातें और बात करने का ढंग अलग ही था। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद किशन वहाँ से चला गया। इसके बाद तो दोनों के बीच हर रोज़ बातें होने लगी। किशन किसी न किसी बहाने से पिंकी के पास पहुँच जाता। पिंकी भी जान गई थी कि किशन उससे मिलने और बातें करने के लिए बहानों का सहारा लेता है। इसलिए एक दिन उसने किशन से कह दिया कि उसे मिलने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे भी मिलने आ सकता है।
किशन खुश हो गया कि अब उसे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। अब जब देखो किशन पिंकी के पास ही नजर आने लगा। घर के कामों में भी उसकी मदद करने लगा। साथ में काम करते करते हंसी मजाक करते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। नंदन के घर आने से पहले ही किशन वहाँ से चला जाता। कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी घुल मिल गए। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। किशन तो जानता था कि वह पिंकी को जी जान से चाहने लगा है, लेकिन अब पिंकी को भी एहसास होने लगा कि किशन चुपके से आकर किस तरह उसके ज़िंदगी बन गया, उसके दिलो दिमाग पर छा गया, उसे पता ही नहीं चला। पिंकी के दिमाग में सिर्फ उसकी बातें ही घूमती रहती थी। किशन पिंकी के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि वह भी उसकी ओर खींचने लगी। जब प्यार का एहसास हुआ तो वह भी किशन से मजाक कर के लिपटने चिपटने लगी। पिंकी का ऐसा करना किशन के लिए शुभ संकेत था कि वह उसकी होने के लिए बेताब है। एक दिन दोनों आसपास बैठे किशन की लाई आइसक्रीम खा रहे थे। किशन ने अपनी आइसक्रीम खाई तो उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे आइसक्रीम अच्छी ना लगी हो। फिर उसने पिंकी की आइसक्रीम की ओर देखा और तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर उसकी आइसक्रीम की एक बाइट खा ली। किशन की इस हरकत पर पिंकी भौचक्की रह गई। फिर शरारती अंदाज में उसकी पीठ पर प्यार से धौल जमाने लगी। उसकी इस अंदाज से किशन हंसने लगा। फिर बोला, आपकी आइसक्रीम सच में बहुत मीठी है। पिंकी उससे नाराज होने की बात कहकर चुपचाप बैठ गई तो किशन की नज़र पिंकी के पिंक लिप्स पर गई जहाँ कुछ आइसक्रीम लगी हुई थी। उसे शरारत सूझी। वह अपने चेहरे को पिंकी के चेहरे के पास ले गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके पिंक लिप्स को अपने होठों से चाट लिया। इस शरारत से पिंकी अचंभित रह गई, लेकिन इस शरारत ने उसके शरीर में आग भरने का काम किया। किशन भी अपने आप को नहीं रोक पाया। वह बराबर पिंकी के लिप्स को चूमने लगा तो पिंकी ने मस्त होकर आंखें मूंद ली। इसके बाद तो उनके बीच वही हुआ जो अक्सर उन्माद के क्षणों में होता है। दोनों बहके तो ऐसे फिसले कि अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ही अलग हुए। उनके बीच एक बार जो अनैतिक रिश्ता बना तो वह बार बार दोहराया जाने लगा, लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती। एक दिन नंदन ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद किशन तो वहाँ से चला गया, लेकिन नंदन ने पिंकी को जमकर पीटा, साथ ही आगे से ऐसी नापाक हरकत न करने की हिदायत दी। पिंकी के इस गलत कदम से नंदन परेशान रहने लगा। उसकी अपने भाई चंद्रशेखर से बात होती रहती थी। उसने भाई को भी पिंकी का किशन से अवैध संबंध के बारे में बता दिया। दूसरी ओर पिंकी पर नंदन द्वारा की गई पिटाई और हिदायत का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी नंदन हर वक्त घर पर रह नहीं सकता था। इसके अलावा घर में पिंकी पर नज़र रखने वाला कोई नहीं था। पिंकी पहले की तरह ही किशन के साथ रंगरेलियाँ मनाती रही। वह चाहती थी कि उसके और किशन के रिश्ते पर कोई तर्क वितर्क न करे। 5-6 जून की रात किशन और पिंकी रंगरेलियाँ मना रहे थे कि रात 12 बजे नंदन घर लौट आया। उसने पिंकी और किशन को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर किशन ने पिंकी से कहा कि आज इसका काम ख़त्म कर देते हैं। पिंकी भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए उसका साथ देने लगी। वह घर में बड़ी परी नायलॉन की रस्सी उठा लाई। दोनों ने मिलकर रस्सी से नंदन का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नंदन की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर के लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि नंदन ने आत्महत्या की है। इसके बाद किशन वहाँ से चला गया। सुबह जब पुलिस आई तो पिंकी ने उसके आत्महत्या कर लेने की बात ही बताई, लेकिन उन दोनों की चाल काम न आई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी करके दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए दिन। थैंक यू सो मच।